Bismillahirrahmanirrahim. Thanks for sharing your views, and definitely I agree to that this is a learning platform. यहाँ पे उन लोगों के लिए जो कुछ सीखना चाहते हैं और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं. थ्योरेटिकल तो आप अपनी डिग्रीज के अपने कोर्सेज के दौरान बहुत कुछ पढ़ के आते हैं, एंड यू डेफिनेटली यू स्कोर good GPA as well, and that is there on the paper. But that paper doesn't help you, let me tell you. That paper is just a qualification degree which you have, which just explains that you are qualified. But the actual thing is practical. If you cannot handle the child, if you cannot understand the child, and you claim that you have a degree and you are a professional, that doesn't make sense to me. If you don't even have this degree, that the paper one, qualification आपके पास नहीं है उस अंदाज की, but you know how to handle the child, you know how to make him progressive, you know how to deal with his behavior, it's okay with me. I don't demand that paper, which is useless to me if you don't have practical one. If you are good in practical, then that paper is what? Then that makes sense to me कि आपकी डिग्री जो है वो आप उसके पार आपकी अंडरस्टैंडिंग भी है, आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है. तो वी ऑलवेज ट्राई टू encourage the staff members to learn practically, which is the most important aspect of any professional qualification. If you're not good at practical, that really doesn't matter, mean much. Fine. Continuing to the topic, आपने रिक्वेस्ट की है जी कि मैं अपना ऑटिज्म बताऊं. किसने कहा? somebody. आपने कहा जी? अच्छा, मेरा ऑटिज्म, आपको लगता है मैं ऑटिस्टिक हूँ? किसी को लगता है? मेरी बेगम से पूछा किसी ने? आपको लगता है जी मैं ऑटिस्टिक हूँ या था? अभी भी. So she has spent a big part of my life closer to me, and she will definitely understand कि मैं क्या हूँ और क्या था. मैं बिल्कुल ऑटिस्टिक हूँ, and I am always proud of it. I'm never, I don't hesitate to say it कि जी मैं ऑटिस्टिक नहीं था. मैं हूँ, मैं था भी और मैं आज भी ऑटिस्टिक हूँ, and I take it very positively, and I'm never ashamed of telling it to anyone. इसलिए कि this brings a big motivation to the parents, to the professionals concerned, कि अगर मैं ऑटिस्टिक हो के आज ये काम कर रहा हूँ और इस लेवल पे कर रहा हूँ, तो any child on the spectrum can do it. Any individual on the spectrum can do it. This brings a lot of motivation to the parents and definitely to the professionals who are dedicated to the cause. मेरा ऑटिज्म उस पीरियड का था जब ऑटिज्म का लफ्ज़ भी शायद इतना नहीं जानते थे. उस वक्त जो बिहेवियर्स होते थे वो यही बिहेवियर होते थे. ये मुझे जाके 46 ईयर्स पे पता लगा कि मैं ऑटिस्टिक हूँ. Once at the age of 46, once I was 46 years old, then I realized I was in the field. I was working with these kids since long. और मुझे काम करते हुए भी उस वक्त जो है मेरा साल 10-12 साल तो हो गए थे. उस वक्त तक मैं मुख्तलिफ लोगों को डील करता रहा, बच्चों के साथ काम करता रहा, पेरेंट्स डीलिंग करता रहा, उनको गाइड करता रहा, उनको एवेलुएट करके बताता रहा. तो वन ऑड डे एट 46 एज मुझे ख्याल आया कि यार ये क्या है, ये जितनी चीज़ें मैं इनको बताता हूँ, जितनी चीज़ें मैं देखता हूँ, ये तो सारी मुझ में भी थी. ये सारा काम तो मैंने भी किए हुए अपने बचपन में. मुझे अपने बचपन की बहुत सारी बातें याद भी हैं. बहुत सारी चीज़ें जो अर्ली ईयर्स की थी वो मुझे पेरेंटल एंड से जो बातचीत होती है, पेरेंट्स बताते हैं, उन्होंने भी बताई हैं. तो जब मैंने उसको लिंक करने की, इवैल्यूएट करने की कोशिश की, तो वो तो मुझे कोई डाउट ही नहीं रहा कि मैं ऑटिस्टिक हूँ. फिर मुझे समझ आई कि मेरे वो प्रॉब्लम्स जो मेरे आज 46 ईयर्स में भी जो प्रॉब्लम्स थे, जो मुझे प्रॉब्लम करते थे सोशली खास तौर पे, और बिहेवियर इश्यूज, वो प्रॉब्लम्स मुझे तब समझ आए कि वो प्रॉब्लम्स क्या हैं और क्यों हैं. मैं बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता था, बहुत जल्दी मैं एक्सट्रीम तक एग्रेशन में चला जाता था. मैं रेपिटेटिव था, बहुत सुयत, व्हाट एल्स, हाइपर एक्टिव था मैं बहुत ज्यादा. God has gifted every individual with some unique abilities,
मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, ब्रेन वर्किंग मेरी बहुत स्ट्रांग थी, मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी आती थी, मैं अपना गोल जो भी मेरा टारगेट होता था मेरे जहन में वो हमेशा मैं अचीव कर लेता था। लाइक ऐसी चीज़ें जो कोई नहीं अचीव कर सकता था मैं कर लेता था। तो जब मैं अपने बच्चों को, ऑटिस्टिक बच्चों को देखता था तो वो भी यही कर लेते, उनका टारगेट है ये लेना है, ये कहाँ पड़ा है, किधर है, वो दे विल मैनेज इट, कैसे लेना है दे विल डू इट। मेरा भी वही था। और अंडरस्टैंडिंग बातों की, चीज़ों की, लैंग्वेज के हवाले से अर्ली ईयर्स के अंदर मुझे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात समझ आती थी। मुझे जो कहा जाता था मैं वही करता था, उससे हट के नहीं सोच सकता था। छोटा सा वाकया है, दूध कप में डालने के लिए अम्मी ने कहा कि दूध सारा पीना है। वो सारा पीना तो मैंने सुन लिया, बाकी प्रोसेस नहीं कर सका कि कहाँ सारा डालना है। वो मैंने देगची पकड़ी और कप में डालना। माई फोकस वाज ऑन द कप के सारा, मेरा फोकस उस पे देगची पे नहीं, उस पे नहीं था कि कप पे नहीं था, देगची पे था कि देगची में से सारा डालना है, सारा पीना है। अम्मी ने कहा अब मैं डाल रहा हूँ, वो कप पे से गिर के किधर जा रहा है मैंने नहीं देखा, मेरा फोकस ही नहीं था ना मुझे। हालांकि उसको ये जैसी थी तो इसकी समझ होनी चाहिए थी। तो अब जब मैं उसको रिलेट करता हूँ तो फिर मुझे समझ आती है कि दैट वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज जो मुझे समझ आई। मैंने कहा यही करना है। अम्मी ने कहा बचपन में लड़ाई हो जाती थी बहन भाइयों की आपस में, लड़े, अब अबू ने गुस्से में आगे डांटना और कहना तुम दफा हो जाओ, घर से निकाल दूंगा तुम्हें। दैट वाज नॉट द एग्जैक्ट मीनिंग कि तुम घर से चले जाओ। बड़ा भाई बैठा हुआ है, मैं उठ के चल पड़ता था जब अबू ने कहा जाना है, और मैं घर से बाहर चलता था। बिहेवियर इश्यूज बहुत सीरियस थे मेरे। लड़ाई रशियन टॉलरेंस बिल्कुल नहीं थी। मैं एक लिमिट तक 2-3-4 दफा तक टॉलरेट करता था, उसके बाद मैं एग्रेशन भी करता था बहुत सीरियस। मोहल्ले में लोग जिस तरह होते हैं बड़े, और किसी ने, मेरा एक दोस्त था, उसने किसी ने कहा तुम उसके साथ क्यों फिरते हो, तुम इकट्ठे बैठ कर तुम सिगरेट पीते हो तो खबरदार। उसके बाद बड़ा था मोहल्ले का, उसने मना किया, था भी मेरा बदमाश टाइप, एक का मना किया। तो फिर अगले दिन में फिर दोस्त के साथ, फिर उसने रोक लिया मुझे रास्ते में, तो मैंने मना किया था, तो फिर उसको कार को निकल गया। तीसरे चौथे दिन फिर उसने रोकना, फिर मना करना। दैट वॉज द एक्सट्रीम ऑफ माई टॉलरेंस। मैंने जेब में चाकू रखा और मैंने कहा अब अगर इसने मुझे रोका, मैंने, और उसने मुझे रोका और मैंने चाकू निकाल उसको मार दिया, चाकू लगा उसको। पर्चा हो गया, वो FIR वगैरह सारे इक़दाम कत्ल का, वो बच के खैर इतना चाकू उसको 1.5 इंच उस पर गया, पर्चा गया। एनी हाउ फादर पेरेंट्स बीच में आ गए, वो करके थोड़ा सफाई है, वो करके पर्चा कैंसिल, प्रोसेस होता लंबा। बट अब जब मैं सोचता हूँ तो मैं देखता हूँ तो इन बच्चों को भी समझ नहीं आती, ये कर देते हैं, करने के बाद सॉरी भी करते हैं, लेकिन फिर कर देते हैं। तो मेरा पैटर्न वही था। और ये लड़ाई गुस्सा मेरा इतना था कि एक स्टेज आ गई जब मैं, फादर बाहर होते थे दूसरे कंट्री में, हम लोग वापस आ गए थे लीबिया से, फादर उधर थे, हम लोग मदर के साथ इधर रहते थे पाकिस्तान में। तो वो उन्होंने जब लड़ाई मार पाई, मेरी बिहेवियर मेरे कंट्रोल नहीं होते थे, तो मैं एक्सट्रीम तक उनको एक्सप्लॉइट करता था, घर वालों को अपने काम अपनी मर्जी करता था। पढ़ाई मेरी बहुत अच्छी थी, मैं पढ़े बगैर भी एक दो किताब ऐसे देखता था, मुझे फुल स्टॉप कॉमा सब याद होते थे, कहाँ लगाने, नंबर में बेहतरीन आते। उसमें मैं कहाँ नहीं खाता था, मुझे ज़्यादा पढ़ता भी नहीं था, बस एक दफ़ा देखता था, याद हो जाती थी चीज़। यही हाल इनका है, दे डोंट फॉरगेट, विजुअल है, नजर आता है, दे डोंट फॉरगेट। तो उसमें उस स्टेज में फिर लड़ाई डिस्टर्बेंस फैमिली में इतनी ज़्यादा होने लग गई कि फादर को वापस बुलवाना पड़ा, मदर को, ये अगर बच्चा संभालना है तो वापस आ जाए। वापस आ गए, उन्होंने भी मारना, ये वो टिपिकल पेरेंटिंग, समझाना, लालच, मार, सब कुछ उन्होंने करना। मैंने फिर बात नहीं आता। Nobody believes this thing कि 9th क्लास में मुझे फादर ऑफिस जाते हुए बाथरूम में चेन से ताला लगा के बंद करके जाते थे। Nobody believes this, but this is reality। मुझे बंद करके जाते थे, लॉक करके जाते थे, बाथरूम की टैप के साथ, जंजीर के साथ, क्योंकि मैं किसी के इख्तियार में नहीं था, बस भी नहीं था, मैं मारता ही नहीं था किसी की, मैं अपनी ही करता था। Anyhow, मैं वहां से जंजीर तो ताला समेत तोड़ के लटकती जंजीर के साथ भी भाग गया उनकी एब्सेंस में। That speaks कि इनके ज़हन में जो होता है वो ये करना होता है, उससे रोक नहीं सकते। वो चेन तोड़ना उस वक्त ना, विदाउट सम टूल टूटी और बाहर जाके दोस्त कर उसने काटी कर बाहर। सो इट्स अ बिग स्टोरी, लॉन्ग स्टोरी, बट पॉइंट इज दिस कि आज मुझे
इन बच्चों की बातों को समझना आसान है, इन्होंने अगले स्टेप पे क्या करना है मुझे वो पहले से अंदाजा हो जाता है कि इन्होंने अब ये करना है, बिकॉज आई पर्सनली हैड बीन इन दैट फेज और करता रहा। अब मुझे ये भी समझ है कि फिर मेरी ये चीजें कैसे चेंज हुई, कुछ हद तक चेंज हुई, फौज में चले गए, फौज में वो 6 महीने तक छुट्टी कोई नहीं है, अब वहां पे जाके मजबूर हो गए करने में, जो वो ऑर्डर है यस करना है। वहां पर गए, पहले तो उन्होंने कहा जी बाल काटने, जीरो कट करने हैं, काट दी, कहते मुझे भी क्लीन ऑफ शेव ऑफ करनी है, मुझे नहीं काट देगा, वो फौज का तरीकाकार जो होता है जाते साहब यस सर लाने के लिए उसका ऑर्डर ओबीडियंस क्रिएट करने के लिए, उसने कहा मुझे काटने मैंने कहा नहीं कहा, उसे पनिशमेंट देनी शुरू कर दी सीनियर्स ने, फ्रंट रोल, ये एक्टा बाल सकती पानी के मतलब ठंडे पानी में पनिशमेंट देता रहा। एंड ऑफ द डे रात को 8-9 बजे की आर यू रेडी फॉर द मोस्ट शेव ऑफ, रात सारी रगड़ा देते रहे। अगले दिन फिर लोग कोर्समेट्स जो है प्लटूनमेट्स सोए हुए हैं और मैं रगड़ा कर रहा हूँ, जो पत्थर वाली जमीन सड़क होती है तो चूचे निकली होती हैं स्पाइक्स उसके, उस पर फ्रंट रोल पर कमर साज खून शर्ट खून, सुबह कुछ तय करना है शेव ऑफ। 3 दिन तक मुझे वो करता रहा, पनिशमेंट देता रहा, 3 दिन तक मैं बर्दाश्त करता रहा। एक्सट्रीम पे आके तीसरे दिन मेरी बस नेचुरल, मैं तीसरे दिन मुझे रगड़ा जब खा के बिल्कुल हुआ था, उसने कहा विल यू गेट द शेव ऑफ। उस वक्त मुझे ओके डबल आप सॉरी फॉर सीनियर पीपल इतना रगड़ा कि कभी किसी ने शेव ऑफ के लिए नहीं दिया था जितना मैंने दिया था। तो बार्बर शॉप पे जाके बिठा के जब उसने मुझे मूंछें काटी, आई स्टिल रिमेंबर मेरी आंख से आंसू गिरे थे। वो तकलीफ के नहीं थे, वो उस तकलीफ के थे कि मुझे माननी पड़ गई। ये वो आंसू है जो मैं आज इन बच्चों के देखता हूँ जब इनको मजबूर होते हैं करने के लिए। वो दिखाते थे वहाँ पे टेस्ट होता है ISB में, एक दिखाया वर्ड, एक वर्ड दिखाया, जुमला लिखना था, ऐसे ऐसे और मैं फटाफट कर रहे। सबसे पहले मेरा था ग्रुप टास्क था, यहाँ से उधर चढ़ना, इधर जाना, हाइपर एक्टिविटी हमें इतनी लंबी छलांग लगाना, मेरे प्रॉब्लम ही कोई था, मैं इधर से एक को पकड़ के छलांग लगा के पहुंच गया था। उसमें मेरे मार्क्स ज्यादा थे, ठीक है। तो वो मोस्टैशेस कट ऑफ होना आज बाद में मुझे 46 ईयर्स में याद आया कि ये क्या था। मैं कहता था मुझे नहीं थे कुछ नहीं, मैं मुझसे बगैर मजा कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा था नहीं कटवाई। फिर रेपिटेटिव शुरू से कभी नहीं कटवाई थी, वो कहते थे काटनी है, मैंने कहा ये क्या मसला हो, मैं तो नहीं काट। रेपिटेटिव बिहेवियर है। मैं जाते हुए सड़क में उधर से सामने तो बाइक आ रहा है, उसका बाइक का स्टैंड अगर वो ऊपर के बजाय नीचे हुआ है गलती से, वो बाइक के पीछे में गाड़ी मोड़ के जाता था जहां पे तक जाकर उसको वो बाइक से मोड़ से सीधे। इतने साल में समझता रहा कि शायद मुझे इंसानी हमदर्दी है। 46 ईयर में ये समझता रहा कि मैं इसलिए लोगों का ख्याल रखता हूँ, जाके उतरता हूँ। बिहेवियर चलते बाइक का बाइक स्टैंड नीचे मैंने देखा नहीं तो मैं देख सकता नहीं था। किसी खातून का दरवाजा वैसे कपड़ा चादर लटक रही होती है बाइक, अक्सर खातून आप सब बैठी है, कभी हो जाता है मोड़ के जाके उधर मुड़ गई, मेरा रास्ता उधर है, मैं उधर जाकर उसको सही करा के आता था। मुझे क्या हमदर्दी थी उसके मुझसे, मैंने नहीं बताया, अगला बता देगा क्या बात नहीं। आई कुडंट टॉलरेट इट टू सी इट दैट वे। प्रॉब्लम्स जब मैंने रिलेट किए तब मुझे पता लगा मैं तो ऑटिस्टिक हूँ। देन आई स्टार्टेड ऑफ थेरेपी। शादी से पहले ड्रॉर था, ड्रॉर के अंदर हेयर ब्रश मेरा इस कॉर्नर में होता था। बैटमैन को पता था, बैटमैन को पता था साहब कब इधर से इधर आ गया तो काम खराब है, वो भी सफाई डस्टिंग करते फिर उधर ही रखता था चीज़, तो पता था साहब को गुस्सा आ जाता है। तो मेरे गुस्से के बारे में मैंने उनको कहा था गुस्सा आ जाए तो मेरे सामने से भाग जाया करो, और वो वाकई जब मुझे गुस्सा आता था उस पर मेरी नहीं ओबीडियंस करता था, भाग जाता था। उनको पता था कि इस वक्त साहब के सामने नहीं आया, इस वक्त ये कुछ भी कर सकता है। तो मैंने खुद उसको कहा हुआ था कि जब मुझे गुस्सा आ जाए तो मेरे सामने नहीं ठहरना, भाग जाना, बाद में आ जाना। तो गलती हो जाती है तो भाग जाता। आज भी मेरे साथ है अनवर, मेरा डे 1 का बैटमैन है आर्मी का। फाइन। शादी से पहले तो वो ब्रश उधर ही मिलता था। जिस दिन ब्रश उधर से इधर होता था, मैं इस कोने के बजाय इस कोने में देखता नहीं था कि ब्रश कहाँ है, मैं नहीं है उधर ही ट्रिगर हो जाता था गुस्सा।
दराज उठा के फेंक, ये कर वो कर। उसके बाद से अनवर की आदत बन गई ब्रश को इस जगह से नहीं हिलाना। क्या फर्क पड़ता है, इधर नहीं इधर देख लो, मैं नहीं देखता। शादी के बाद बेगम साहब आ गई, ब्रश एक ही था, बेगम साहब ने उस हाथ उठाते हैं, हाथ चौथे दिन हमारी लड़ाई हो जाती। उधर देख लेते आप, क्या उधर देख लेते, जब रखना है तो रख। At 46 years I realized कि हमारी अंडरस्टैंडिंग में क्यों प्रॉब्लम हुई है, चीज़ों में छोटी छोटी में क्यों आता है, क्यों मैं इतना फ्लेयर अप हो जाता हूँ, क्यों होता हूँ। That was all because of ASD. And I started working myself, and she is the one who helped me to come out of that. Had she not been there, शायद मैं इस तरह ना होता। काम मेरा इधर, आप इन बच्चों को देखें, जो काम करना चाहते हैं उससे अच्छा काम नहीं हो सकता, जो नहीं करना चाहते हैं वो कर नहीं करते हैं। अब जब मैं वो अपना 4 years का पीरियड देखता हूँ आर्मी का, तो दैट इज द पीरियड जिसने मुझे कुछ हद तक मोल्ड किया। पता को नहीं था, अनइंटेंशनली नेचुरल वे के अंदर चीजें मेरी ओबीडियंस वाली, अपनी मर्जी के खिलाफ होने वाले में भी आ गई। आई वॉज सो ब्लंट कि मैं भरी महफिल में पूरे कोर्स 250-300 कोर्स है, इतने ऑफिसर्स बैठे हैं, सीनियर्स बैठे हैं, इतने ऑफिसर, किसी ऑफिसर ने गलत बोल दिया स्टेज के ऊपर, मैं उधर ही खड़ा रहा, सर यू आर रॉन्ग। सारे कहते थे ये क्या कर रहा है, एंड आई सफर्ड एज वेल। मुझे एक के खिलाफ मैंने इस तरह बोल दिया तो उसने बदला भी लिया, मुझे रेलीगेट कर दिया 6 महीने पीछे करके। मैं रोक नहीं सकता था अपने आप, गलत बात है मैं वही खड़ा हूँ, कहता था नो, आर्मी में कोई इस तरह से कर नहीं सकता है। बट आई नो, तो ये चीजें इस तरह से चलती। अब दैट इज द रीजन आई अंडरस्टैंड द ऑटिज्म इन द डेप्थ, क्योंकि मुझे पता है क्या था, कैसे था, क्या होता है और कैसे चेंज होता है। मुझे भी अंदाजा है कि कितना टाइम, कितनी एफर्ट किस अंदाज में लेगा, क्या होगा, और वो मुझे हमेशा उस तरह से मिला है। तो ये है मेरा ऑटिज्म, बट आई एम ऑलवेज प्राउड ऑफ इट, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इसीलिए कहा ये डाटा शाटा मैं कभी नहीं देखता, मुझे याद होता है, मेरा फोकस होता है उस वक्त, अटेंशन होती है पूरी उधर, तो मुझे सारी फिंगर टिप्स पे चीज़ें याद होती हैं, किसका क्या कैसे क्या मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आई राइट अवॉइड राइटिंग, आई डोंट लाइक इट, ठीक है। तो इसलिए आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देख के करके, मैं खुद की हूँ, दिस इज द डिफरेंस। फाइन, कमिंग बैक टू द टॉपिक, बिहेवियर के हवाले से हमने बात की थी, डिफरेंट बिहेवियर्स हैं, उसमें पेरेंट का रोल, अंडरस्टैंडिंग द डिसऑर्डर, उसको समझना, वो जितना अच्छा होता है उतनी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं हमारे लिए, सही स्ट्रेटजी बनाना, एवेलुएट करना, वो सारी बातें हमने की थी। ये डिफरेंट फॉर्म्स मैंने आपको आज दिए हैं। ये जो इसमें सबसे ऊपर है मेरे पास बिहेवियर फ्रीक्वेंसी टेबल है, ठीक है जी। इसमें वो जो हमने बात की थी कि डाटा जो है कुछ ऑब्जर्वेशन वाला होता है, कुछ अकाउंटेबल होता है, ठीक है जी। तो ये है कॉन्टिन्यूस डाटा जो कि ऑब्जर्व करते हैं हम, कितने टाइम में होता है, 30 मिनट्स में 30 मिनट्स डिफरेंट, मंडे को डिफरेंट। तो ये इस तरह से हम 4-5 डेज का डाटा ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी बिहेवियर का क्राइम था, तो जो 30 मिनट्स हमने टारगेट किए 10 से 10:30 बजे में, उसमें क्राइम हुई या नहीं हुई, अगले में हुई या नहीं हुई, इस तरह से ये हमें अंदाजा इसमें हो जाता है, एक डाटा मिल जाता है। बिहेवियर को सही तरीका कार जो रिकमेंडेड है, जो हमने पढ़ा भी हुआ है, कि उसको डाटा लेके एनालाइज करके उसकी सारी फंक्शन ऑफ द बिहेवियर को जान के फिर उसकी स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि क्या किया जाए। तो ये एक फॉर्म उस तरह का फॉर्म है जो मैंने आपको दिया। इसके साथ एक और दूसरा फॉर्म जो है वो इसमें क्यों नहीं मुझे मिल रहा, अकाउंटेबल डाटा वाला, और फोटो कॉपी पे नहीं है, सैंपल में तो मैंने दिया था। एक ये है कॉन्टिन्यूस डाटा ऑब्जर्वेशन वाला, वो अकाउंटेबल डाटा है, वो फॉर्म एक और है, इसमें नहीं लगा हुआ मेरे पास जो कॉपी है, तो 4 पेजेस है मेरे पास, ज़्यादा। अच्छा, सबके पास नहीं है 4 वो मिस हो गया शायद, तो ओरिजिनल में देखिएगा होगा, वो दे दीजिएगा कॉपी करके। उसमें काउंट कर सकते हैं कितनी दफ़ा फेंका, कितनी दफ़ा मारा, कितनी दफ़ा स्पिट किया, वो डाटा उसको रिलेटेड है। तो ये डिटेल ऑफ द डाटा आ जाती है, इससे आपको पता लगता है कि वो बिहेवियर क्या है, उसको आपने किस तरफ और उसकी स्ट्रेंथिंग क्या है।
बिहेवियर मॉनिटरिंग शीट है, ये जनरल डाटा होता है कि पूरे मंथ में या वीक में 10 डेज में जिसमें आपने असेस करते हैं, उसमें आप देखते हैं कि वो बिहेवियर बच्चे के ऑड बिहेवियर्स कितने थे। फॉर एग्जांपल 4 टाइप्स अगर बिहेवियर है उसके, तो उसके एंटीसीडेंट्स आपको जो समझ आते हैं, रीजन उसकी जिसकी वजह से वो बिहेवियर ट्रिगर होता है, इनिशिएट होता है, वो यहाँ पे एंटीसीडेंट के तौर पे आ जाता है कि इसको जब इंस्ट्रक्शन देते हैं तो क्राइंग आती है। ये स्पिट कब करता है, जब इसको खाने के लिए कहें, तो वो आपका यहाँ पे एक डाटा बन जाता है कि भी एंटीसीडेंट ये होता है तो बिहेवियर ये होता है। और कॉन्सिक्वेंस के तौर पे आप क्या करते हैं इन स्पिटिंग, जब उसे स्पिट किया तो आपने क्या किया, आपने मना किया, इग्नोर किया, या आपने डिस्ट्रैक्ट किया, क्या किया, वो यहाँ पे आ जाता है कॉन्सिक्वेंस के कॉलम के अंदर। तो दिस इज द वे यू टेक द डाटा कि इसमें अब आपके पास 5-7 जितने और बिहेवियर्स होते हैं वो सामने आ जाते हैं कि कितने बिहेवियर्स इसके हैं। और इसमें से फिर हम जो सबसे अलार्मिंग बिहेवियर होता है, जो सबसे प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर होता है, उसको टारगेट बिहेवियर के तौर पे ले लेते हैं कि सबसे पहले इस बिहेवियर को हमने टारगेट करना है, इसको हमने सही करना है, फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी में जो आ जाता है सीक्वेंस में वो आ जाता है। तो दिस इज द वे उस जो टारगेट यहाँ पे हम करते हैं, सबसे टारगेट बिहेवियर जो बनता है उसका ये कॉन्टिन्यूस या अकाउंटेबल डाटा जो है ये हम ले लेते हैं। इस डाटे को फिर अकॉर्डिंगली हम इसका फिर BIB बनाते हैं। BIB बनाने के लिए ये QABF फॉर्म मैंने आपको बताया था, क्वेश्चंस अबाउट बिहेवियर फंक्शन, ये किताबी बातें हैं सारी, मैं ये करता नहीं हूँ, मैं जुबानी करता हूँ, बट सही तरीका कार इसका ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें वी हैव डिफरेंट क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल बिहेवियर के हवाले से ये 25 क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन क्या है, एंगेज इन द बिहेवियर टू गेट अटेंशन, क्या वो बिहेवियर अटेंशन लेने के लिए करता है? ये तो नहीं चाहता मैं आपको पूछता, आप तो है ये नहीं, ये नहीं है मिस, ये आपका ये अच्छा अटेंशन लेने के लिए करता है, क्या एस्केप के लिए करता है? आप उधर उधर उसका टिक करते रहते हैं, जो भी सीरियल नंबर लेफ्ट में लिखे हुए हैं, आप अगर अटेंशन लेने के लिए करता है तो इसको आप कर देते हैं, उसका टिक कर देते हैं, फाइन। इस तरह से इसमें सारे ये आ जाते हैं कि सेल्फ स्टिमुलेटरी है, खुद ही इनिशिएट हो जाता है, कोई उसका रीजन नहीं होता, और पेन की वजह से कर रहा है। बिहेवियर जो भी है, कोई एक टारगेट बिहेवियर जो हमने लिया था उसके बारे में ये सवाल आते हैं। जो टारगेट बिहेवियर था, फॉर एग्जाम्पल क्राइम था या थ्रोइंग था या जो भी था, उसके लिए ये हम इसको इन सारे सवालों को उस स्पेसिफिक बिहेवियर के लिए इवेलुएट करते हैं। प्रेफर्ड टॉयज को लेने के लिए करता है, कब जब कोई उसको पनिशमेंट देते हैं तब करता है, जब वो उसको जब हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं फिर करता है, जब वो अकेला होता है कमरे में फिर करता है, जब कोई और कमरे में, मतलब डिफरेंट ये सवाल सारे जितने हैं मैंने आपको बताए, यू कैन गो थ्रू दिस ये जो लिखी हुई है सारी, तो इसमें आपको पता लग जाता है कि फंक्शन ऑफ द बिहेवियर क्या है। जो आपके जब ये टिक आ गए सारे राइट वाले कॉलम में, अब इनकी नंबरिंग यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है, ठीक है जी। अब आप इसको जो है ये आपने सॉरी टिक कर नहीं, यहाँ पे आपने इसको स्कोर करना है, ऊपर स्कोर की लिखी हुई है कि अगर वो फॉर एग्जाम्पल वो अटेंशन के लिए नहीं करता है तो आप क्रॉस कर देंगे, और अगर उसके लिए करता है, रेयर कभी भी उसके लिए नहीं करता तो 0 कर देंगे, अगर रेयरली करता है तो 1 आ जाएगा, 2 है। ये स्कोर आपने राइट साइड वाले कॉलम में देना है, सॉरी। अच्छा, ये स्कोर जो आ जाता है, इस स्कोर को फिर आप एंड ऑफ द फॉर्म जो है उसमें आप ये 5 टाइप्स इसमें दी हुई हैं कि अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, एस्केप का बिहेवियर है, नॉन सोशल बिहेवियर है, फिजिकल बिहेवियर है, या टेंजिबल है जो क्लियर है कि क्या क्यों है। उसके यहाँ पे आप स्कोर क्वेश्चन नंबर के अगेंस्ट जो स्कोर यहाँ पे आपने किया होता है उस स्कोर को डिजिट को एंटर कर देते हैं। समझ आ रही है? अच्छा, अब उसका टोटल कर लेते हैं। जिस कैटेगरी का आउट ऑफ दीज 5 स्कोर सबसे ज्यादा होगा, फंक्शन ऑफ द बिहेवियर वो निकल आता है। समझ आ रही? इसकी ड्रिल आप कर सकते हैं किसी भी बिहेवियर को, टारगेट बिहेवियर को देखते हुए किसी बच्चे के उसमें। तो अब जब आपको फंक्शन ऑफ द बिहेवियर समझ आ जाता है, अब फिर आप इसी पेज के बैक पे जो है इसकी है इंटरवेंट BIB बनाते हैं। उसका BIB बनाते हैं कि बिहेवियर ये है, एंटीसीडेंट ये है, फंक्शन ऑफ द बिहेवियर डाटा सब आपने लिया हुआ है पहले, ठीक है। वो फॉर्म्स में डिफरेंट में आपने लिया हुआ है। कॉन्सिक्वेंस आपने क्या बनाया उसका, हर कॉन्सिक्वेंस में कैसा इसका रहा,
अप्रोप्रिएट अल्टरनेट उस बिहेवियर, फॉर एग्जांपल वो स्पिटिंग करता है तो उसका अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या हो सकता है जिससे आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। उसका बिहेवियर ये हो सकता है कि मैं उसको लेके जाऊँ उसके ऊपर बेसन से चलो जी स्पिट, 10 मिनट के अंदर कर दूँ स्पिट जो इधर उधर कर रहा है, ये अल्टरनेटिव उसका मैं बना सकता हूँ। दिस जस्ट एन एग्जांपल, इट मे नॉट बी फिक्स्ड फॉर एवरीवन। पिछली सेटिंग जिसमें वो बिहेवियर ज्यादा शो किया जाता था वो यहाँ पे आप मेंशन करते हैं कि इस तरह की सेटिंग के अंदर ये बिहेवियर हमें ज्यादा मिलता था। अब न्यू उस सेटिंग को चेंज करने के लिए आप ये क्या करते हैं, न्यू सेटिंग यहाँ पे आ जाती है। कौन उसको कंडक्ट करेगा, एंटीसीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए आप कैसे क्या करेंगे, एंटीसीडेंट को रीजन जो भी निकली थी उस पर ट्रिगर होने की, अप्रोप्रिएट बिहेवियर की अपॉर्चुनिटी कैसे बढ़ाएंगे उसके बारे में कुछ यहाँ पे लिखा जाएगा। रीइंफोर्स कैसे करेंगे नए बिहेवियर को जो आप उसको नया सिखा रहे हैं, ठीक है, या जो टारगेट बिहेवियर को रिड्यूस करने के लिए रीइंफोर्समेंट क्या यूज करेंगे वो यहाँ पे लिखी जाती है। अब जब ये फॉर्म इस तरह से बीआईपी बन जाता है, बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान, तो ये प्लान फिर हर एनवायरनमेंट में अप्लाई करता है, होम में भी, मेरे पास, आपके पास, जहाँ पे भी बच्चे ने जाना है ये बीआईपी के मुताबिक स्ट्रेटेजी उस पर अप्लाई होगी। अब वो हर एनवायरनमेंट में सेम पैटर्न पे डील किया जाएगा। इवेंचुअली रिजल्ट उसका जो निकलता है वो बिहेवियर चेंज हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। ठीक हुई? एक फॉर्म ये और मैंने आपको दिया है, दिस इज के बिहेवियर की चेकलिस्ट के बिहेवियर, डिफरेंट बिहेवियर की टाइप्स हैं इसमें। सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर के अंदर वो बाइटिंग करता है, हेड बैंगिंग करता है, इसके आगे कॉलम्स हैं OSN, O का मतलब ऑफन, S समटाइम एंड नेवर, तो उसके मुताबिक आप यहाँ पे टिक लगा लेते हैं। इस ये पहले वाला जो है फर्स्ट, अब आप एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट ऑफ द चाइल्ड ले लेते हैं, ये हर बच्चे की फाइल में लगता है एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट, उसमें से इन सारी बिहेवियर है, लंबी लिस्ट है, नॉट गो थ्रू दैट, यू कैन गो थ्रू दिस। कल जो है या नेक्स्ट जो आएगा उसके अंदर इसको हम मैं चाहूँगा कि ये मैंने एक एक जिस बिहेवियर को भी आप कहूँगा इसका बताएं ये क्या है, तो इसका क्या है, तो आपने बताना है। स्टडी अपॉन दैट, और ना समझ आए तो पूछ सकते हैं आप। कल का दिन तो कल का दिन छोड़ के परसों वाले सेशन के अंदर इसको मैं आई आस्क यू पीपल कि जी बताएं ये जो स्मीयरिंग है ये क्या होती है, ठीक है, अब्यूजिंग जो ये क्या होती है। आई नीड टू नॉट ओनली द डेफिनेशन ऑफ द बिहेवियर इस वर्ड की, बल्कि विद 1 or 2 एग्जांपल्स आउट ऑफ आवर किड्स, तो मुझे आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो 6 मंथ्स के बाद हम इसी फॉर्म के ऊपर दोबारा डाटा लेते हैं। अब जब ये यहाँ पे जब ये बिहेवियर आ गए, विल टेक आउट द टारगेटेड बिहेवियर चैलेंजिंग, सबसे ज्यादा उस बिहेवियर को हम पिक कर लेंगे, उसका बीआईपी बनाएंगे, उस बीआईपी को हम अप्लाई करेंगे, और नेक्स्ट डाटा ये मैंने 6 मंथ से एडवाइज किया होता, लेकिन उससे शॉर्ट भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर, कि हम उसको 1 महीने बाद रिव्यू करें दोबारा इन्हीं बिहेवियर्स को, और वो जो बिहेवियर्स में क्या फर्क आया उसको हम यहाँ पे नोट कर लें। ये फार्मूला आप को देख सकते हैं कि आफ्टर हाउ मच पीरियड दिस इज टू बी रिव्यूड, ताकि जो हम काम कर रहे हैं रूटीन के अंदर, जब हम 2 महीने काम करते हैं बच्चे के ऊपर, उसकी बेसिक वीकनेसेस को एड्रेस करते हैं, तो उसमें से इन बिहेवियर्स में से कौन से बिहेवियर्स चेंज हो जाते हैं और कौन से सस्टेन करते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट हमें एक डाटा मिल जाता है हर बच्चे का। तो दिस इज द प्रोसेस टू बी फॉलोड एट योर एंड फॉर एवरी चाइल्ड बीइंग सुपरवाइजर ऑफ द चाइल्ड। हाँ जी, इसके बैक पे भी है कुछ नॉन कंप्लायंस की बिहेवियर, एटी प्रॉब्लम, अदर प्रॉब्लम, फिक्सेशन और सेशन, ये सारा डाटा आपको मिल जाए। फाइन, समझ आ गई? अच्छा, मुश्किल तो नहीं? This paperwork is required to be systematic, to be organized, and to do it in the correct way. This paperwork is very much required, and I want कि आप सब भी supervisor of the child अपने अपने बच्चों के ये पेपर्स तैयार करें और फाइल के अंदर उनको लगाएं, ठीक है? फाइन।